हाँ ध्यान दो, कल आपने पढ़ा था प्रवाहित द्रव की ऊर्जाएं। फ्लोइंग लिक्विड की कौन कौन सी एनर्जी होती है? आपने 3 प्रकार की एनर्जी पढ़ी थी। हाँ, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। ठीक, ये तीनों एनर्जी थी ना। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए बर्नौली ने क्या बोला था, पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए उन्होंने बोला है कि कोई नॉन कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल मतलब हिंदी में क्या था, असंपीड्य आदर्श द्रव की 2 कंडीशन बताई थी ना, असंपीड्य और अश्यान द्रव को क्या बोलते हैं, आदर्श द्रव बोलते हैं। तो बर्नौली ने कहा है कि अगर मान लो असंपीड्य और अश्यान द्रव, असंपीड्य का मतलब कि बाहर से फोर्स लगाने पर द्रव का आयतन परिवर्तित ना हो, तो ऐसे द्रव को असंपीड्य द्रव बोलते हैं। और अश्यान द्रव, अगर द्रव की परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल 0 हो तो उसको अश्यान द्रव बोला गया था, यानी नॉन विस्कस लिक्विड बोला गया था। याद है? कुछ लोग तो थे ही नहीं शायद, उनको पता ही नहीं होगा, नया नया लग रहा होगा। तो बर्नौली ने क्या बोला है कि अगर मान लो नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल लिक्विड स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा हो, धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हो, कौन सा द्रव, कौन सा द्रव, असंपीड्य और अश्यान द्रव को क्या बोलते हैं, आदर्श द्रव, आइडियल लिक्विड। अगर आइडियल लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में यानी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हो तो उस द्रव की सभी ऊर्जाएं, सभी एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, नियत होता है। कौन कौन सी एनर्जी होती है बहते हुए द्रव में? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों एनर्जी का क्या होता है, सम कांस्टेंट होता है। पूरा एक्सप्लेन करके लिखिए, शॉर्टकट में लिखिए, समझ जाओगे। चलो कोशिश करते हैं ना लॉन्ग हो ना शॉर्ट हो। आदर्श द्रव यानी क्या, असंपीड्य व अश्यान द्रव। अब अश्यान क्या होता है और असंपीड्य क्या होता है आपको पता है, अभी बोला था। असंपीड्य का मतलब है दाब डालने पर द्रव का आयतन बिल्कुल भी चेंज ना हो, और अश्यान का मतलब द्रव की परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल 0 हो। आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हो तो प्रवाहित द्रव की सभी ऊर्जाओं का योग क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। इंग्लिश में भी लिखें, when incompressible and non-viscous liquid flow in streamline flow। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो, then the sum of
टोटल एनर्जीज। टोटल एनर्जीज का मतलब क्या? प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन सब का सम क्या हो? आर कांस्टेंट। तो कौन कौन सी होती है? प्रेशर प्लस, और वो भी सुनो कौन सी? पर यूनिट वॉल्यूम की होनी चाहिए, एकांक आयतन की होनी चाहिए। इन पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की सभी ऊर्जाओं का योग क्या होता है? नियत होता है। अच्छा, नियत का मतलब समझ पा रहे हो क्या होता है? ये तीन जो एनर्जी है, हाफ रो वी स्क्वायर और प्लस रो जी एच इज इक्वल टू बोला गया है कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर मान लो फ्लोइंग लिक्विड की कोई एनर्जी, मान लो स्थितिज ऊर्जा किसी पॉइंट पे बढ़ जाए तो काइनेटिक फिर वहां घटेगी फिर, और अगर काइनेटिक बढ़ती है तो पोटेंशियल यहां पे घटनी चाहिए। यानी कुल मिला के तीनों को जोड़ करके जितना एनर्जी होती है उतनी ही होनी चाहिए, कोई घटे कोई बढ़े इससे मतलब नहीं, मतलब इसके टोटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहां पे देखिएगा नोट पॉइंट। अच्छा, इसी को अगर मान लीजिए कोई, जैसे ये पाइप हमने बना दिया, ये जो थ्योरम होती किसके लिए यूज होती है? अगर मान लीजिए थ्योरम है और ये हमने पाइप ले लिया, आप देखो ये ग्राउंड लेवल से दोनों तरफ की हाइट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। मान लीजिए इस तरफ H1 हाइट पे पाइप है और ये H2 हाइट पे पाइप है। इसमें कोई लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है और इस जहां से लिक्विड इंटर कर रहा है, यहां पर एरिया गेट का A1 हो गया, वेलोसिटी V1 हो गई, V1 वेलोसिटी से अंदर जा रहा है और यहां पे जो प्रवेश कर रहा है यहां पर प्रेशर P1 है, और जहां से लिक्विड इंटर आउट हो रहा है यहां पर एरिया A2 हो गया, वेलोसिटी V2 और प्रेशर P2 हो गया। तो बर्नौली थ्योरम कहती है अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो जितना लिक्विड यहां से एक सेकंड में इंटर करेगा उतना ही एक सेकंड में दूसरे सिरे से बाहर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरिंग पॉइंट पर टोटल एनर्जी का सम P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू, जहां से निकल रहा है वहां पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये होना चाहिए। और इसको एक शॉर्टकट में इस तरह से आप लिख सकते हो, मतलब यहां पे टोटल एनर्जी का सम और यहां पे टोटल एनर्जी का सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वहां बर्नौली थ्योरम काम करेगी। सॉरी, आगे ध्यान दिया, नोट पॉइंट क्या है? P प्लस रो जी एच, भैया इसको क्या हो गया, इसको बोलते हैं स्थैतिक स्थैतिक दाब बोलते हैं इसको, स्टैटिक प्रेशर। और इसमें जो दूसरा पार्ट है हाफ रो वी स्क्वायर, इसको बोलते हैं गतिक दाब। यानी क्या है, जब लिक्विड फ्लो होगा तो इसके कारण लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई होगा, और जब लिक्विड रुका होगा तो इतने के कारण, इतनी एनर्जी के कारण उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं गतिक दाब यानी डायनामिक प्रेशर।
इसको याद रखिएगा। बर्नौली थ्योरम की डेरिवेशन तो नहीं जाननी है, जानना है तो बता देंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे, ये तो बहुत लंबी है, टाइम लग जाएगा, फिर बता देंगे। हाँ इंपॉर्टेंट तो बहुत है भाई, पेपर में आनी जरूर है। आप मान लीजिए अगर आपकी क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम होगा तो फिलहाल हाफ ईयरली में नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में है। अगर आपके हाफ ईयरली में सेकेंड पार्ट आएगा तो निश्चित तौर से बर्नौली थ्योरम आनी है 7 चैप्टर तक स्टार्टिंग से। हाँ तो फिर ये नहीं आएगा, फिर आपके एनुअल एग्जाम में मिलेगा। एक आदमी है जो 45 डिग्री से बॉल फेंकता है, 45 डिग्री से बॉल फेंकता है और जब किसी के ऊपर छत पे देख है वो बॉल 45 डिग्री से फेंकेगा। दोनों क्या सेम लेवल की बॉल, ये बॉल आगे की है तो पीछे की कहां गिरी है? क्वेश्चन आपका क्या है? दोनों नीचे है, एक आदमी नीचे है, छत के नीचे खड़ा है, छत के नीचे मतलब फर्श पे, एक ऊपर खड़ा है। हाँ अब वो दोनों 45 डिग्री पे बॉल फेंकेंगे, दोनों 45 डिग्री से अगर बॉल फेंकेंगे तो जो बॉल जहां गिरेगी या दोनों सेम, दोनों के डायरेक्शन सेम है फेंकने की। ठीक, ये हो गया, मान लो छत हो गई। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक यहाँ पे खड़ा है, उसी के जस्ट नीचे है, मान लेते हैं जस्ट नीचे है, ठीक है। अब ये भी 45 डिग्री पे फेंकेगा, ये भी 45 डिग्री पे फेंकेगा। तो आपने कहा ये जो गिरेंगी यही बोला ना आपने। अब यहाँ पे अगर आपने इस कंडीशन में बोला है तो ये जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू हाइट, इसकी एनर्जी आपको माइनस करनी होगी। हाँ आपने ये कहा ना कि अगर टाइम पूछते तो टाइम में तो पहले यही गिरेगा बाद में ये गिरेगा, क्योंकि इसको इतनी हाइट स्टार्ट ट्रेवल करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों की जो डिस्टेंस होगी सेम होगी। ये चीज ध्यान रखो, टाइम अलग अलग होगा गिरने का। मतलब आपके दिमाग में ये ना आए कि दोनों ने एक साथ फेंका एक ही एंगल पर और एक ही स्थान से, बस एक ऊपर से फेंक रहा है एक नीचे से फेंक रहा है, तो गिरने में टाइम अलग अलग लगेगा, लेकिन जब गिरेगा तो एक ही स्थान पे गिरेगा। हमने आपको बोला था अगर मान लीजिए, अच्छा दूसरी चीज आपने एक चीज और नहीं बोली है आपको ये भी बोलना चाहिए दोनों सेम स्पीड से फेंकते हैं। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, क्या क्या होना चाहिए? दोनों की वेलोसिटी सेम हो, सेम वेलोसिटी से फेंके, सेम एंगल पर फेंके और एक ही पॉइंट से फेंके, बस नीचे और ऊपर हो सकता है फेंकने का स्थान, तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगी, लेकिन टाइम अलग अलग। जो ऊपर है उसका देर में गिरेगा, जो नीचे उसका पहले गिरेगा। क्यों? जितनी हाइट है इसकी हाइट का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा उसको। लेकिन अगर पूछा जाए हॉरिजॉन्टल पे यहां गिरने का टाइम और यहां गिरने का टाइम दोनों का सेम हो जाएगा। बस इसको जो थोड़ा लेट लगे ना, इतनी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं। ये नोट हो गया? इसमें कुछ चीजें और जान लो, फिर कुछ लोगों की डिमांड है कि इसकी थ्योरम हो जाए तो थ्योरम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट वे में। ये जो बर्नौली थ्योरम थी, अभी जो फिगर बनाया था उस टाइप के फिगर के लिए ये थ्योरम है। अगर पाइप हॉरिजॉन्टल हो जाए तो लोग इसी में बता दे रहे हैं, ध्यान देना। अगर इसी में बोला जाए यदि H1 और H2 सेम हो जाए, इसका मतलब क्या है? पाइप कैसी हो? पाइप हॉरिजॉन्टल है, पाइप क्षैतिज है, यानी ऐसे पाइप है और ग्राउंड लेवल से दोनों तरफ की हाइट क्या है? सेम हो गई,
ये कंडीशन बोल रहा है और लिक्विड इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही बह रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, रो जी H1 और रो जी H2 सेम हो जाएगा, ना, सेम हो जाएगा क्योंकि H1 H2 सेम है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो VT स्क्वायर। इसको लिख सकते हो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पाइप हॉरिजेंटल है तो बर्नौली थ्योरम ये काम करेगी, ध्यान रखना, फिर ये नहीं काम करेगी। ये तब काम करेगी जब पाइप की हाइट एक साइड से दूसरी है और दूसरे साइड से हाइट कुछ और हो, तब ये लगेगा। और पहले अगर हो जाए पाइप तो वहां पे क्या होगा, इस थ्योरम को यूज करना है। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्योंकि बर्नौली थ्योरम क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये थ्योरम होती है। अगर मान लीजिए इसको हम डिवाइडेड बाय रो जी, अगर इसको हम रो जी से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, P अपॉन रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इसको रो जी से डिवाइड करेंगे और रो जी एच को डिवाइड करेंगे रो जी से, हाँ उनको ना बताओ रो जी, तुम इधर देखो। तो यहां रो से रो कैंसिल हो जाएगा, रो जी से रो जी कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, P अपॉन रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई जी प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो बचा है ना, इसमें ध्यान देना, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं दाब शीर्ष। याद रखना दाब शीर्ष क्या होता है, P अपॉन रो जी, इसको दाब शीर्ष बोलते हैं, प्रेशर हेड। और V स्क्वायर अपॉन 2G, इस ये वेलोसिटी दे रहा है तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, यानी वेग शीर्ष। और तीसरा हाइट को इंडिकेट कर रहा है, जो हाइट पे होगा उस पर हमेशा ग्रेविटी काम करेगी, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल हेड। यानी गुरुत्व शीर्ष बोलते हैं इसको। तो जब बर्नौली थ्योरम आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी तो आपको ये सब सारी चीजें मिलेंगी। दाब शीर्ष क्या होता है, वेग शीर्ष। मान लो कोई क्वेश्चन बोले और बोला जाए इसमें वेलोसिटी हेड बताइए, तब आपको पूरी थ्योरम थोड़ी यूज करना है, फिर आपको V स्क्वायर अपॉन 2G यूज करना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी नोटबुक में, उसमें आप कर सकते हो। इतना हो गया। चलिए इसके बाद अब बर्नौली थ्योरम का देख लेते हैं प्रूफ क्या होता है, बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे इसको। बनाए फिगर वही बनेगा जो अभी हम बनाया था हमने, इस प्रकार से। यहां से जो लिक्विड जा रहा है, इंटर कर रहा है, यहां पे फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ठीक है। और इंटर करने वाले सिरे का एरिया क्या हो गया, A1, वेलोसिटी V1 और प्रेशर P1। और जो यहां से लिक्विड इंटर बाहर होगा, एग्जिट करेगा, उसका एरिया A2, वेलोसिटी V2 और प्रेशर P2 है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें देखना है
कि बर्नौली थ्योरम क्या बनेगी, इसकी बात करनी है। बर्नौली थ्योरम किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखना। देख लो भैया इसका प्रूफ क्या होता है, पहले समझना होगा कैसे। अच्छा, इसमें एक प्रिंसिपल यूज होगा जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी नहीं हुआ है ना, तो इसका यूज करना पड़ेगा। होता क्या ये जान लो, होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अभी करवा देंगे होता क्या है, कोई डेरिवेशन में से कुछ है नहीं इसमें। इसको लिख सकते हो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, A और V, A क्या है, एरिया होगा, और V क्या होगा, वेलोसिटी। लेकिन ध्यान रहे, वेलोसिटी की जैसे यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी 1 सेकेंड में निकाली जाए, टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो क्या बचेगा, ओनली मीटर बचेगा, ओनली लेंथ बचेगी। तो बताइए एरिया और मीटर यानी लेंथ मिलके क्या होगा, वॉल्यूम बनेगा। एरिया के साथ एक लेंथ को और मिला दो मल्टीप्लाई में, तो आयतन बन जाएगा। आयतन का सूत्र ही तो होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, होगा। तो यहां पे जो A1 V1 है ये टोटल वैल्यू 1 सेकेंड में होती है, और 1 सेकेंड में है तो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के इक्वल होगा, आयतन के। और आयतन का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, मास अपॉन डेंसिटी। चलिए उसको यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, जो लिक्विड स्टार्टिंग पॉइंट से इंटर कर रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो P मत लिखिए, इसको X लिख देते हैं, इसको Y लिख देते हैं। तो X से Y तक जो लिक्विड जाएगा, तो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना होगा, वर्क डन बाई एंटरिंग लिक्विड, प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, V। कह दो V क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया, यहां जोड़ देते हैं इन 1 सेकेंड। अभी बताया था 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगी वो मीटर में होगी, डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो F इंटू V, V क्या है, लेंथ इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। और आपको मालूम है प्रेशर इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया बनेगा, और इंटू क्या है होगा, ये किस पॉइंट पे है, एट X पॉइंट पे। तो यहां पे प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, और वेलोसिटी V1 है। तो ये हो गया हमारा W1, इसको लेट कर लीजिए। अब डायरेक्ट लिखेंगे सेम एज एट पॉइंट Y। बताइए Y पर कितना वर्क होगा, P2 A2 V2 बनेगा। तो भैया टोटल वर्क डन कितना होगा, बताइए वर्क कहां ज्यादा होगा, पॉइंट X पर या पॉइंट Y पर। जहां पर लिक्विड ढेर सारा होगा वर्क तो वहीं पे होगा, बताइए कहां पर होगा, तो यहां वर्क ज्यादा होगा। तो हमें रिजल्टेंट वर्क निकालना है, तो W इक्वल टू W1 माइनस W2 हो जाएगा, क्योंकि W1 आपका ज्यादा होगा। ये हो जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2
अब आपको यहां इसको यूज करना है, चूंकि A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 V2 होता है, और ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो भैया W इज इक्वल टू P1 A1 V1 को हम मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं, माइनस P2 A2 V2 को भी लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो इसमें m अपॉन रो कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, P1 माइनस P2 इंटू में m अपॉन, ये भैया टोटल जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका टोटल हो गया, वर्क कितना करेगा। अब आप बताइए, जब यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो यहां देख रहे हो एरिया ज्यादा है और पॉइंट Y पे एरिया कम है, तो जहां पर पाइप सकरा है यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड स्पीड से निकल रहा होगा ऐसा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और X पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अच्छा, पॉइंट Y पर काइनेटिक ज्यादा है तो यहां पोटेंशियल कम होगी, स्थितिज ऊर्जा यहां कम होगी, और जहां पे स्पीड कम होगी कहां, पॉइंट X पर, यहां पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो हम यहां पे भैया ऐसे नहीं लिखे, हम टोटल लिखने जा रहे हैं, ज्यादा लिखेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू, आपको मालूम पड़ गया काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कहां होगी, पॉइंट Y पर होगी, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बनेगा। यहां पर वेलोसिटी क्या है, m2 नहीं करना, नहीं करो मास में भी m1 m2, स्टीम लाइन फ्लो में हो रहा है तो जितना लिक्विड यहां से जाएगा उतना ही यहां निकलेगा, तो मास सेम रहेगा। और माइनस हाफ mv1², यहां की काइनेटिक एनर्जी माइनस हो जाएगी, जो बचेगी वो हमारी रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी रहेगी। इसमें हाफ m कॉमन हो जाएगा, v2² माइनस v1², एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल टू, पोटेंशियल तो यहां पहले स्थान पर होगी ना, इसकी हाइट नहीं लिखा है, ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट h1 और इस तरफ हाइट h2 होगी, तो h1 हाइट की तरफ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पे हाइट ज्यादा है? क्या बता रही हूं, हाइट ज्यादा है, नहीं कुछ मजे ले रही थी, देखो इधर। तो U इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, पढ़ा है ना, तो mgh1 यहां पे हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे क्या, mgh2, mg कॉमन ले लो, बनेगा। अब बताइए भैया टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी की बात करेंगे, जितना यहां टोटल वर्क हुआ है उतनी ही तो टोटल एनर्जी खर्च होगी, तो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक हमारे पास कहां, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई माइनस v1², और यहां से पोटेंशियल एनर्जी को हटा देंगे तो टोटल एनर्जी बचेगी। अच्छा बताइए, पोटेंशियल ज्यादा होगी एनर्जी की काइनेटिक ज्यादा होगी, काइनेटिक ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट में क्या है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर लिक्विड रुका होता तो पोटेंशियल ज्यादा होती। तो यहां पे हो गया mgh1 माइनस h2, इक्वेशन नंबर। अब भैया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है, वर्क इक्वल टू एनर्जी। वर्क कितना है, P1 माइनस P2 m अपॉन रो इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ mv2² माइनस v1² माइनस mgh1 माइनस, देखो भाई यहां से m कॉमन हो जाएगा दोनों से, और m कॉमन लेकर इस m को कैंसिल कर देंगे,
अब यहां बचा है P1 माइनस P2 और अपॉन में रो, रो उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहां भी रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहां से P1 लिखा हमने और यहां से हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर बनेगा, उसको इधर उठा लाओ तो प्लस हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, यहां से माइनस रो GH1, माइनस वाला इधर उठा लाओ तो प्लस रो GH1। अब जो प्लस में उधर भेज दो, यहां से माइनस P2 उधर भेज देंगे, प्लस में हो गया, यहां इस साइड में प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर है और ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा रो जी। यही तो बर्नौली थ्योरम है, पता नहीं, और यही तो बताए थे अभी। ये हो गई बर्नौली थ्योरम, जिसको नोट करना है नोट कर लो। ये भैया डेरिवेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो केवल नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए जो पीछे बता चुके हैं वही उतना सफिशियंट है, लेकिन जिनको 11th में करना है तो वो ये इसको डेरिवेशन कर सकते हैं एग्जाम में अगर आता है तो। जल्दी करिएगा भाई। क्या हुआ, हो गया? क्या बता रही हो? कुछ तो बता रही हूँ, हैं? ऐसी तो कुछ बात है, बस बताना नहीं चाह रहे। अब मिटा दिया जाए। चलो इस साइड का हम मिटा रहे हैं। चलिए जो छूटा है उसको देख लो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिक्विड, द्रव का अविरतता का सिद्धांत बोलते हैं या अविरतता का समीकरण बोलते हैं। ये क्या होता है? अविरतता का सिद्धांत यानी कि लिक्विड कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो इस चीज को ध्यान देना। ये सपोज दैट हमारे पास एक ट्यूब है, पाइप है, और इसमें लिक्विड अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है, अगर धारा रेखी प्रवाह में द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो आपको मालूम है यहां से जो लिक्विड जाएगा, हाँ यहां से जो लिक्विड जाएगा अंदर, उसका टोटल वॉल्यूम और यहां से जो निकलेगा उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन
और 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन सेम होना चाहिए। ये कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल है। अगर वो चीज आपको नहीं जानना है तो सिंपल सा अभी यहां हमने लिखा था AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप लिख सकते हो अगर धारा रेखी प्रवाह में कोई आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उस द्रव के बहने वाले स्थान का जो क्षेत्रफल होगा और द्रव के वेग का जो गुणनफल होगा, दोनों का गुणनफल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी आप कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पाइप, जिस पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वेग और उसका क्षेत्रफल का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। यानी A इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। या इसी को लिख सकते A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ऐसे भी लिख सकते हो ना। अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है, तो यहां से चलिए यहां से जरा एक इक्वेशन से एक प्रिंसिपल बताइए, एक रूल बताइए। अगर हम यहां देखें A के साथ V को उधर भेज दें तो अपॉन में जाएगा ना, प्रपोर्शनल को हटा के हमने कांस्टेंट को हटा के प्रपोर्शनल लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल जो होगा वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका क्या मतलब? जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर पाइप का एरिया कम होगा। यानी जहां पाइप सकरा होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी। जैसे जब गर्मियों में पाइप से घर में पानी फुवारते हो तो स्पीड कम होती है तो पाइप को दबा देते हैं तो उसका होल छोटा हो जाता है तो पानी स्पीड से निकलता है। तो मालूम हुआ इस चीज का, जहां पर एरिया कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, वहां स्पीड ज्यादा होगी। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछे कहां स्पीड ज्यादा होगी तो आपको क्या देखना है? एरिया देखना है, क्षेत्रफल देखना है। आगे देखो, इसमें अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है और वहां पे किसी पाइप की रेडियस दे दी जाए, ये जैसे लिखा है एरिया जो पाइप का होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। अगर रेडियस के केस में होगा, बोला जाए कि पाइप के एक सिरे की त्रिज्या कुछ बोली जाए, दूसरे सिरे की त्रिज्या कुछ और बोली जाए, बोला जाए किस स्थान पर द्रव का वेग ज्यादा होगा, कैसे बताओगे? जहां पर त्रिज्या कम होगी वहां पर वेग। तो भैया यहां पर अगर रेडियस बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? घट जाएगी। अगर एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घट जाएगी। इसको लिख सकते हो A1/A2 इज इक्वल टू V2/V1। उल्टा बन रहा है क्योंकि प्रोपोर्शनल था ना। तो ये है भैया अभिरतता का सिद्धांत। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी केवल इतना है। इन सबसे जो ये बने सामने, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, मेन इक्वेशन ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए। जहां आप सोच नहीं सकते वहां भी फिजिक्स लगती है। सॉरी। जुकाम हो गया भाई। अच्छा,
मिटाए, नोट करो करो। क्या हो गया भैया? बहुत भयंकर जुकाम हो गया लग रहा है। रुमाल उमाल रख लो भैया, नहीं हमको हुआ सबको होगा, वायरस फैल रहा है। अब देखना कल ही किसी को इसमें जुकाम होगा, आधे तो डर गए होंगे। कोरोना वायरस। देखो लास्ट टॉपिक बचा है और वो है द्रव का बहिस्राव वेग। बहिस्राव वेग क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई टंकी है, उस टंकी में कोई होल हो जाए, किसी भी हाइट पर हो जाए, तो टंकी से जो लिक्विड निकलेगा उसके वेग को बोलते हैं बहिस्राव वेग। यानी वो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा इसकी बात करना है। चलिए अगर मान लीजिए हमने आपको एक टंकी दे दिया, ये मान लीजिए एक टंकी है और इसमें यहां तक हमने भर दिया, वाटर भर दिया भैया, पानी भर दिया, जिसकी वाटर लेवल की हाइट कैपिटल एच है, मतलब एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। अब आप बताइए इस टंकी में कितनी हाइट पर या कहां पर छेद करें कि पानी सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे? बीचों बीच में, मतलब हाइट के बीचों बीच में। अच्छा एक चीज और जान लो, जितना नीचे करोगे उतना ही वेग से निकलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, दबाव बढ़ जाएगा ना, उतना स्पीड से निकलेगा। लेकिन हमने तो आपसे स्पीड नहीं पूछा था, हमने कहा था सबसे दूर जाकर गिरेगा। छेद कहां करेंगे? चलो अभी इसको प्रूफ करेंगे, अभी मिलेगा कि छेद कहां करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि हमने यहां कहीं पे होल कर दिया इसमें और टोंटी लगा दी, और यहां से जो द्रव निकलेगा v वेग से, यहां से निकलने वाला जो द्रव लगभग ऐसे जाके गिरेगा, मान लो इतनी दूर जाकर गिरा। जितनी दूर जाकर गिरता है इसको बोलते हैं रेंज। कितनी मैक्सिमम रेंज तक जाकर के पानी वो गिरेगा और कितनी स्पीड से निकलेगा ये भी निकालना है। और क्या पूछता है क्वेश्चन? भैया जो इतनी हाइट से पानी निकल रहा है वो ए पॉइंट से आकर के और बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कितने टाइम में पानी ऊपर नीचे जाकर गिरेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम भी बताना होगा। अब बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लो ये पाइप है, यहां से पानी निकल रहा है, तो यहां अंदर टोटल एनर्जी और बाहर टोटल एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। अच्छा यहां पे जो लिक्विड है वो तो भरा हुआ है आराम से, तो यहां अंदर तो वेलोसिटी होगी नहीं, जो निकल रहा है यहां वेलोसिटी होगी। अंदर मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, बाहर वेलोसिटी v2 है, ऐसा मान लीजिए। मान लीजिए हमने ऊपर से स्मॉल h हाइट पे नीचे छेद किया है, जितना हाइट तक पानी भरा हुआ है उससे स्मॉल h गहराई पे छेद किया है। अब कितनी गहराई पे किया नहीं पता है, वो बीच में किया है या कहां किया है नहीं पता। नीचे बताइए हाइट कितनी बचेगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h बचेगी।
वेलोसिटी इफ्लक्स ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का इफ्लक्स वेलोसिटी बताना है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम पहले अंदर इनसाइड पॉइंट पे अंदर की तरफ प्रेशर P, जितना प्रेशर अंदर होगा उतना ही तो बाहर भी रहेगा, प्लस हाफ रो V। भैया यहां वेलोसिटी तो जीरो, अंदर वेलोसिटी तो बाहर है, वहां स्पीड से निकल रहा है, तो यहां वेलोसिटी क्या है, और प्लस रो G। जब पानी निकल रहा था कितनी हाइट से आ रहा है पानी, अंदर की ओर, निकलने वाला नहीं अभी अंदर, तो यहां पे कैपिटल H हाइट तक है पानी। अब बाहर जब निकल रहा है उसकी कंडीशन बतानी है, वहां पर भी प्रेशर P, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर, वेलोसिटी से निकल रहा है, पोटेंशियल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। रो G H हाइट कितनी बची है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहां प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया, कितना बचा है, रो G H इधर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, होगा ऐसा, ये कैंसिल हो गया भाई, माइनस रो G H इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, रो G H, रो से रो कैंसिल हो गया, V स्क्वायर इक्वल टू 2 ट्रांसफर कर दो, तो V इज इक्वल टू हो गया। इतने स्पीड से पानी निकलेगा भैया, ठीक, छेद कहीं भी करिए आप, तो डिपेंड किस पर करेगा, कितनी हाइट पर आपने किया है उस पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, हाइट पर, जी तो कांस्टेंट वैल्यू, बट अर्थ के केस में चेंज होती है। एक चीज जो निकल आया इतनी स्पीड से निकलेगा। अब बात करते हैं टाइम कितना लगेगा। अच्छा, ये जो हमने किया बर्नौली थ्योरम चैप्टर है, तो बर्नौली थ्योरम से किया है, आप चाहो तो इससे नहीं करते, अगर कहीं और होता तो हम डायरेक्ट यूज करते V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, और U स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यहां क्या थी, जीरो, बाहर वेलोसिटी है V, तो यहां V बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यूज करते, ये फालतू में नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर एग्जाम में जैसे आप 11th क्लास में हो, अगर आता है तो फिर इसको नहीं कर सकते, ये करना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए हमने बताया ताकि 11th के लिए भी फायदा हो और नीट जेई जो है उसको तो फायदा हो ही। केवल नीट वाले होते इसको नहीं बताते, हम डायरेक्ट इक्वेशन से बताते, 2 लाइन में आ जाता। चलिए टाइम कितना लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। कितनी हाइट से निकल रहा है पानी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h से निकल रहा है ना, तो यहां यूज कर लेंगे H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो U हमने कर दिया जीरो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अंदर जीरो थी। अब हाइट कितनी हाइट से निकल रहा है पानी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट से निकल रहा है, तो ये हो गया हाफ GT स्क्वायर, तो यहां से 2 इधर ले आइए, मल्टीप्लाई में आएगा, तो भैया T स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2H माइनस स्मॉल h अपॉन में G, स्क्वायर हटाओगे क्या आएगा, रूट लग गया। भैया इतना टाइम लगेगा पानी को ऊपर से नीचे पहुंचने में, जमीन तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। यहां लिख लेना, लिखा नहीं है भाई, टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट A to B
ऑफ लिक्विड। लिक्विड को ए से बी तक यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हो गया ये टाइम। अब बात करते हैं कितना दूर तक जाकर गिरेगा। अच्छा, ये कौन सी डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। द्रव द्वारा तय किया गया, तय की गई क्षैतिज दूरी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाई लिक्विड। लिक्विड द्वारा जो क्षैतिज दूरी तय की जाएगी वो कितनी होगी, तो आपको मालूम है, हम डी मान लेते हैं दूरी, ठीक है, जो निकलेगी। डी से लिख दिया डिस्टेंस, ये यहां आर लिखा है, डी से लिख लेते हैं। आप चाहे तो आर से लिखो, मर्जी आपकी है। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। क्षैतिज दूरी है तो क्षैतिज चाल होनी चाहिए। क्षैतिज चाल यानी हॉरिजेंटल स्पीड। टाइम कितना, वेग कितना है, टाइम कितना है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है कितना आएगा। दोनों रूट में ना 2gh इंटू 2h माइनस स्मॉल h अपॉन में कुछ कैंसिल होगा, क्या बचेगा, भैया इतनी दूरी तय होगी, नोट कर लीजिए। अभी वो भी तो जानना ना, कितना मैक्सिमम दूर जाकर गिरेगा, कितनी हाइट पे छेद करें। न्यूमेरिकल भी करा दें क्या, टाइम भी हो रहा है। ये 2 2 जा 4 होगा, बताया नहीं है, बाहर आ जाएगा। अरे राम हो, प्रतिष्ठा तुम बहुत मजा ले रहे हो आजकल, कुछ कह रही ना, तुमको लगता है कि हम नहीं देख रहे हैं, हम तुम्ही को देख रहे थे और तुम बतिया रहे हो उनसे।
बताओ भाई कल के लिए क्या करोगे? आओ तो बुला ले। देखो बुलाना इसलिए है क्योंकि जैसे हमने कहा था कि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आज बस न्यूमेरिकल करवा देंगे। न्यूमेरिकल अभी नहीं हो पाए, तो इसीलिए सोच रहे थे कि इसके क्वेश्चन करवा देते, इसके सरफेस टेंशन के कुछ क्या बोले। हाँ मन में आ रहा होगा, एक दिन तो छुट्टी मिलती है ना, अगले संडे। एक तो टाइम इतना लिमिटेड मिला है भाई। स्कूल में आप पढ़ते होगे जहां पर विधिवत चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो आप बताओ कि एक चैप्टर खत्म होने में एक हफ्ते लगता है। नहीं अच्छा कोई पढ़ाने वाला है, रेगुलर पढ़ा रहा है, एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ तो चैप्टर के लिए बहुत कम टाइम दिया, न्यूमेरिकल कैसे हो, ये समस्या है। और यहाँ बताओ अभी 1.5 महीने लगभग हुआ है ना, और 1.5 महीने में फर्स्ट पेपर खत्म हो गया, सेकंड पेपर भी आधा हो रहा है। और इस महीने क्या सितंबर की स्टार्टिंग तब आपका फर्स्ट पेपर खत्म हो जाएगा, इंटर का स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में। उम्मीद है कि 15 सितंबर के आसपास तक स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड पेपर, और दिसंबर तक कहाँ कंप्लीट हो जाए और कहाँ पहले हो जाए। अगर रेगुलर क्लास रहती है तो, फिलहाल रेगुलर नहीं हो पाएंगी क्लास क्योंकि अभी बायो की क्लास स्टार्ट होगी 2-3 दिन में है बस। मैडम का थोड़ा सा कुछ है समस्या। अब भैया हम देखे नहीं है मैडम को, देखो जब आएंगी तभी तुम भी देखोगे, तभी हम भी देखेंगे। हाँ मैम है, ये कंफर्म है। क्या मैम बायोलॉजी अच्छी पढ़ाती क्या? मतलब मैडम लोग बायोलॉजी अच्छी पढ़ाती है? कौन? चंदन तिवारी को। एक सर थे जो हमने एक बार आपको बताया था कि बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास समस्या, सर ने कहा था, लेकिन उनके पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। सर ने कहा कम से कम एमएससी होनी चाहिए, उनके पास एमएससी नहीं है, लेकिन पढ़ाते बड़ा अच्छा है। पढ़ो एकदम मस्त हो जाओगे, बढ़िया। तुमको लगेगा सबसे अच्छा बायोलॉजी टॉपिक है, तो हम बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। सर से परमिशन ले लो, एक दिन डेमो क्लास लेके दिखवा देते हैं। खाली परमिशन ले लो कि भाई सर बायोलॉजी के टीचर के लिए बोल रहे थे, एक डेमो क्लास दिलवा दीजिए। सत्येंद्र तिवारी। और देखोगे तो एकदम आएंगे तो बैलान बैलान बन के आई है। चलो खैर मैडम को आने दो, मैडम देखो शायद कुछ अच्छा करे, है ना, मरे हुए आदमी को जिंदा कर देंगी। देखो अच्छा एक पॉइंट था अभी जो बता रहे थे, आप लोग वो गेस नहीं कर पा रहे थे कि इस टंकी में छेद कहां किया जाए कि पानी सबसे दूर जाकर गिरे। अब ये सेंटर बोल रहे हैं, यानी कि हाइट के सेंटर पे। अच्छा यानी कि अगर मान लो टंकी की हाइट अगर मान लो 2 मीटर है, तो छेद कहां करना पड़ेगा? 1 मीटर पे करना पड़ेगा, इनका ये कहना है। ठीक, ऐसा नहीं है? ऐसा है?
अगर तुमको एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो 2 आंख से कितना दिखेगा? तो इनको बताना चाहिए, बताई नहीं हो। देखो जैसे मैथमेटिक्स क्या क्या बोलती है, जैसे कहा जाए ना, जैसे हमने कहा ना एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है, 2 आंख से कितना दिखेगा, तो मैथ क्या कहती है? डबल दिखेगा, है ना। अगर एक आंख से एक आदमी दिख रहा है तो 2 आंख से 2 दिखेंगे। अगर मान लो 100 आदमी हो गया तो दिखेंगे ही नहीं, 2 ही दिखेंगे फिर, है नहीं भैया, ऐसे नहीं। तुम लोग तो पूरी फिजिक्स चौपट कर दोगे। हम तो मिटा दिए यार। चलो अच्छा लिख लो। फॉर मैक्सिमम रेंज, सबसे दूर जाकर जब पानी गिरेगा तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी? आपको पता है मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए? यहां मिटा दिए हैं, इतना था ना। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए? जो यहां पे लिखा है रूट एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये मैक्सिमम होना चाहिए। हमने यहां इक्वल टू रख दिया 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल एच कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच स्क्वायर हो गया। तो अच्छा एक चीज और, यहां डिफरेंशिएटिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में भी आपको देखना होगा, और यहां पर हाइट में था तो d अपॉन डी एच स्मॉल एच। चलो भैया इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? बोलो। इसका डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में, h का अवकलन 1 होगा तो बचेगा कैपिटल H, और h स्क्वायर का तो कैपिटल H इक्वल टू कितना होगा? तो स्मॉल h इक्वल टू, छेद कहां करना पड़ेगा? जितनी टोटल हाइट थी उसकी आधी दूरी पे। तो टोटल हाइट कितनी थी? कैपिटल H, उसकी आधी दूरी पे करना होगा। अच्छा मान लो आधी दूरी पे हम करेंगे तो पानी कितना दूर जाकर गिरेगा, ये भी निकालना है। तो जो फार्मूला था 2 स्मॉल h के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा? कैपिटल H/2 रख दो। कैपिटल H से कैपिटल H/2 घटाओगे कितना आएगा? H/2 आएगा। तो ये हो जाएगा अंदर h स्क्वायर बाई 4, तो कितना आएगा? h/2। 2 से 2 कट कैंसिल हो गया। आधी ऊंचाई पे छेद करोगे तो पानी कितना दूर जाएगा? जितनी ऊंचाई तक पानी भरा था उतनी दूर तक पानी जाकर गिरेगा। इससे मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर टंकी की आधी ऊंचाई पर छेद करोगे तो पानी कितना दूर जाकर गिरेगा? जितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है टंकी में उतनी दूर तक जाकर गिरेगा। ठीक है।